नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज ही देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के चुनाव के बारे में अभी भी मीडिया में काफ़ी विश्लेषण का दौर चल रहा है और अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत को समझा जाए। एक महत्वपूर्ण लेख पर मेरी नज़र पड़ी जो आशुतोष वार्ष्णेय जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने यह दलील दी है कि असल में इस पूरी जीत से भारतीय जनता पार्टी यह नहीं मान सकती है कि उसकी जो ढलान की जो गति है वो बिल्कुल रुक गई है। और हरियाणा में उन्होंने पिछले आंकड़ों के आधार पर यह तर्क देने की कोशिश की है कि यह एक बहुत ही सीमित जीत है और भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार वहां पर कम हो रहा है और कांग्रेस की तुलना में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि ये बात तो जरूर है कि तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं। आप इस तरह के विश्लेषण से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विश्लेषण करना तो एक कला है और आप किस पक्ष को प्रमुखता देते हैं उसके हिसाब से विश्लेषण आप कर सकते हैं। और अलग-अलग पक्षों को अलग-अलग तरीके से प्रमुखता देने से विश्लेषण के अलग-अलग नतीजे भी निकलते हैं। तो मैं प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के इस विश्लेषण के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। उनका अपना तरीका है, वो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। मेरे सामने प्रश्न दूसरा है। मेरे सामने 2 बड़े सवाल हैं, एक तरह से देखा जाए। पहला सवाल तो ये है कि जिन-जिन प्रदेशों में जो प्रभुत्वशाली जातियाँ हैं, वो सत्ता की प्रमुख दावेदार होती हैं, उनकी सत्ता की दावेदारी कुछ इस शैली में होती है कि उनके खिलाफ बाकी समाज को संगठित करना आसान हो जाता है। अगर कोई पार्टी संगठित करने के लिए योजना बनाए, तो वो संगठित कर सकती है उसको। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई चुनावों में यादव समुदाय के खिलाफ एक बाकी हिंदू समाज की गोलबंदी कर पाई। इसी तरह दलित समुदाय के अंदर जो जाटव समुदाय का दबदबा था, उसके मुकाबले अन्य गैर जाटव जातियों की भी भारतीय जनता पार्टी ने गोलबंदी की और उसका चुनावी लाभ उन्होंने उठाया। इसी तरह का प्रोजेक्ट वो हरियाणा में चला रही है 2014 से। वो ये है कि जाट समाज का जो हरियाणा की चुनावी राजनीति के ऊपर प्रभुत्व है कि वो सत्ता कैसे अपने हाथ में रखना चाहते हैं हरदम, हर तरीके से, उसको किस तरह चुनौती दी जाए, तोड़ा जाए और उसको विस्थापित किया जाए। इस चुनाव में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है वहां पर, क्योंकि उसके खिलाफ उसने 10 साल जिस तरह सरकार चलाई उसमें इतनी नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये हथकंडा अब चलेगा नहीं। लेकिन अंततः यही हथकंडा चला और लगभग सभी जितने भी समीक्षक हैं सब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर ये हथकंडा नहीं चलता और इस हथकंडे को कुछ चला भी कुछ इस तरीके से, इसकी जो स्वाभाविक गति थी, कुछ तो नियोजित थी लेकिन कुछ स्वाभाविक गति भी थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि वो चुनाव वोट डालने के कुछ दिन पहले वो जो गोलबंदी थी वो अपने शिखर पर पहुंची और वो एक खामोश परिघटना के तौर पर अपना काम करती रही, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस के अन्य रणनीतिकारों को वो सतर्क होने का भी मौका नहीं मिल पाया। तो ये जो है कि जो प्रभुत्वशाली जाति है, उस प्रभुत्वशाली जाति के खिलाफ जो गोलबंदी होती है, उस गोलबंदी से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। आप कर्नाटक को देखिए। कर्नाटक में लिंगायत एक प्रभुत्वशाली जाति है। वोक्लिंगाओं से भी बड़ा उसका दायरा है, उससे भी ज्यादा प्रभुत्वशाली है। दूसरी प्रभुत्वशाली जाति वोक्लिगा है, लेकिन लिंगायत नंबर 1 पर है। लिंगायत आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं वहां पर लंबे अरसे से। जब से वीरेंद्र पाटिल वाली घटना हुई है तब से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। तो कांग्रेस को वहां पर लिंगायतों के खिलाफ एकता करने में आसानी होती है, जिसको वो अहिंदा कहती है। अहिंदा रणनीति बनाई थी देवराज अरस ने लिंगायतों और वोक्लिगाओं के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए। तो एमएन श्रीनिवास के जरिए हम समझते हैं कि प्रभुत्वशाली जाति की परिघटना भारतीय राजनीति में क्या है। ये लोग कर्मकांडी दृष्टि से द्विज नहीं होते हैं, मतलब इनको एक जमाने में अयज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष किया, लेकिन इनके पास जमीनें हैं, सत्ता की महत्वाकांक्षा है। ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में, बसें चलवाने के क्षेत्र में, पेट्रोल पंप खरीदने के क्षेत्र में और बिल्डर बनने के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में काफी मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। और धीरे धीरे करके इनको लगता है कि ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं तो सत्ता इन्हीं के पास रहनी चाहिए और संख्यात्मक दृष्टि से भी
ये अपने इलाके में प्रबल है, सत्ता इनके पास ही रहनी चाहिए। तो इनका जो चुनाव लड़ने का, और अलग अलग पार्टियों को समर्थन करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के यादव अगर समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी का, तो हरियाणा में वही यादव भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अगर हरियाणा के जाट कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो राजस्थान के जाट भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट उस तरह से कांग्रेस का समर्थन नहीं करते, उनके पास अपनी पार्टी है वहां पर। तो इस तरह से जगह जगह राजनीति अलग तरह की है, लेकिन इस सारी राजनीति के बीच में एक परिघटना है जिसको हम लोग डोमिनेंट कास्ट या प्रभुत्वशाली राजनीति जाति कहते हैं। मुझे क्या लगता है कि अगर कोई पार्टी अगर इस प्रभुत्वशाली जाति का के समर्थन का फायदा उठाना चाहती है, तो उसको उसे बड़ी जगह तो देनी पड़ेगी। ये तो संभव है कि आप उसे बड़ी जगह न दें। उसको आपको ये विश्वास नहीं दिलाना होगा कमोवेश की ये आपको सत्ता प्राप्त होगी अगर हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन उसकी विधि कुछ और होगी। ऐसी विधि नहीं होगी जो कांग्रेस ने हरियाणा में अपनाई। कांग्रेस हरियाणा में इस तरीके से अपनाया कि उससे भारतीय जनता पार्टी को उस प्रभुत्वशाली जाति के खिलाफ अन्य जातियों के अंदर एक वैमनस्य पैदा करने का मौका मिल गया, और ये वैमनस्य पहले भी वो पैदा कर चुकी है। खास बात यह है कि इतना जिस तरह मैं बोल रहा हूं उस तरीके से सारी घटना नहीं घटित होती है कि सारी प्रभुत्वशाली जाति एक तरफ और बाकी जातियां एक तरफ, इस तरह से कोई बंटवारा नहीं होता है। जैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 12 या 13 जाटों को भी टिकट दिया था। अगर आप 2019 में जाएं तो लोकसभा चुनाव में जाटों ने बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में उतना वोट नहीं दिया उन्होंने उसे। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन इस चुनाव में तो यही दिखाई पड़ा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस के नेता आपसी सिर्फ टव्वल को रोक पाते तो ये इस परिघटना के प्रभाव को कम कर सकते थे। उसने चुनाव जीत जाते। देखिए, मैंने एक लिस्ट 18 सीटों के बारे में आपको ब्यौरा बताया था। अगर उन 18 में से 9 या 10 सीटों पे भी, आधी सीटों पे भी वो एक जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे जिन्होंने 32,000, 29,000, 10,000, 12,000, 11,000 वोट प्राप्त किए, तो कांग्रेस बड़ी आसानी के साथ उन सीटों को जीत जाती। और कांग्रेस को बहुमत 37 सीटें तो उसने इतने बुरे चुनावी प्रबंधन के बावजूद जीत ली कांग्रेस ने, 37 सीट्स। कुल मिला के 9 सीटें तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त करने के लिए और जीतनी थी। उन 18 सीटों में से भी आधी सीटों पर कांग्रेस ने अगर ठीक से प्रबंधन कर लिया होता तो वो चुनाव जीत जाती। यहां तो कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। कांग्रेस को ही नहीं, योगेंद्र यादव जैसे, मेरे जैसे और दूसरे लोग जो चुनावों पर निगाह रखते हैं, योगेंद्र जी तो हरियाणा के ही हैं और उस इलाके से आते हैं जो इलाका भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला है, रेवाड़ी का, अहीरवाल का। योगेंद्र जी तो ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है या आंधी चल रही है या सुनामी चल रही है, इन तीन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और वो तो कह रहे थे कि चुनाव होने से पहले ही हमने जो इस चुनाव का फैसला हो चुका है। इसलिए अब इन सब बातों को हमें आगे ध्यान रखना होगा कि हम, ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसका चुनाव होने से पहले ही फैसला हो जाए। चुनाव आखिर में भी पलट सकता है। बहुत से चुनाव, इसका मतलब हरियाणा का चुनाव एक ऐसा चुनाव माना जाएगा जो बिल्कुल आखिर में पलटा। ऐसे चुनाव, हर एक चुनाव ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से ऐसा होगा जो बिल्कुल आखिर में पलटा। क्या इन चुनाव नतीजों का असर झारखंड और महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा या वहां का चुनाव अलग चुनाव होगा और वहां की पार्टियों को अलग तरीके से लड़ना होगा? ये कहें। देखिए, सारे प्रदेशों के चुनाव अलग तरीके के चुनाव होते हैं, अलग होते हैं। कोई प्रदेश किसी से एक जैसा नहीं होता। हर प्रदेश का जनसंख्या मूलक विन्यास अलग होता है, उसके नेता वहां के होते अलग होते हैं, वहां के मुद्दे अलग होते हैं, सब चीज अलग अलग होती है। अब ऐसे महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा है। हरियाणा के चुनाव में इस प्रकार कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मराठा जाति भी नहीं है और अभी आरक्षण का कोई मुद्दा हरियाणा के चुनाव में कोई प्रबल था भी नहीं। कोई एक जाति कोई ऐसी कोई मांग कर रही हो और उसका विवाद हो, वहां बहुत बड़ा मुद्दा ये है वहां पर। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं सबकी। अब झारखंड का चुनाव अलग है। झारखंड में एक आदिवासी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। आदिवासी पार्टी का और कांग्रेस का, झारखंड की जो पारंपरिक पार्टी है, झारखंड बनाने में उसका बड़ा भारी योगदान है। भाजपा का कोई योगदान नहीं है झारखंड बनाने में। झारखंड बनाने में तो शिबू सोरेन और उनकी पार्टी का योगदान है, झारखंड मुक्ति मोर्चे का योगदान है उसमें। तो अब वहां पे
क्या स्थिति बनेगी? भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को कांग्रेस और इनके मुकाबला करना पड़ेगा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चे की कुछ शक्तियां भाजपा में गई हैं, चंपई सोरेन की शक्ल में। सीता सोरेन पहले ही जा चुकी हैं उसमें, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, लेकिन शायद वो हार गई थी चुनाव भाजपा के टिकट से। तो झारखंड की बिल्कुल अलग तरह की स्थिति है। वहां की स्थिति ना महाराष्ट्र जैसी है और ना दिल्ली का जो चुनाव होगा, दिल्ली में तो कुछ और ही नजारा होगा। दिल्ली में तो त्रिकोणात्मक चुनाव होता है, कहने के लिए त्रिकोणात्मक होता है, लेकिन नतीजा आता है पता चलता है त्रिकोणात्मक नहीं, दो पार्टियां ही लड़ रही थी, तीसरी पार्टी को तो बिल्कुल जीरो, ऐसा इतने वोट मिले कि कोई सीट में कन्वर्जन ही नहीं हुआ। दिल्ली का चुनाव इस तरीके से होता है। और बिहार के चुनाव में तो आप जानते ही हैं क्या होता है वहां पर। वहां किस तरीके से एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, उन दोनों के बीच में चुनाव होता है। तो बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं उसमें। कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस ने यहाँ इतनी गलतियां की हैं और थोड़ा सा असावधान रही और इस मुगालते में रही कि हमारा चुनाव तो जीता हुआ है ही पहले से। यही बहस होती रही कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। अब वो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। ये स्थिति है। तो जैसे कि आज मैं एक्स को देख रहा था, तो उसमें एक किसी ने ट्वीट किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में कांग्रेस को कितने वोट मिले और भाजपा को कितने वोट मिले। भूपेंद्र हुड्डा के गांव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट मिले और भाजपा को कम वोट मिले। लेकिन कुमारी शैलजा के गांव में उसके मुकाबले देखा जाए तो भाजपा को काफी ज्यादा वोट मिले। तो नीचे नीचे एक टिप्पणी थी कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। फिर किसी दूसरे ने जवाबी टिप्पणी की है, तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दीजिए। मतलब ये मैं मजाक के लिए बात कह रहा हूं कि इस तरह से एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। और जाहिर ही है कांग्रेस जो कर रही थी वो तो आज मतलब आज हास्यास्पद लगता ही है। एक बयान मैंने मायावती जी का पढ़ा कि आगे से उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। पहले वो कह चुकी थी कि जाट लोग जातिवादी होने के कारण उन्हें वोट नहीं दे पाए। मायावती की राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि कुछ वोट तो उन्हें वहां मिले हैं, हम उनकी इस बयान को और उनकी राजनीति को, जो हरियाणा के रिजल्ट आए हैं, उसके संदर्भ में कैसे देखें? भाई देखिए, मायावती को तो अपनी राजनीति बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्हें उस राजनीति की तरफ वापस जाना होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार भी बनाती थी, लेकिन भाजपा डरी रहती थी कि पता नहीं इसका उसे लाभ होगा कि नुकसान होगा। देखिए, मायावती के भाजपा के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री बनी थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा कि ये भाजपा की बी टीम है या भाजपा के प्यादे की तौर पर काम कर रही है। आज वो भाजपा के साथ न मिल के सरकार बनाती हैं, न भाजपा के साथ कोई गठजोड़ करती हैं। इसके बावजूद उनकी पूरी राजनीति इस तरह की है कि वो भाजपा का मोहरा लगती है। ये एक कितना फर्क पड़ गया है तब से अब की राजनीति में। तब ये लगता था कि भाजपा मुलायम सिंह को रोकने के लिए मायावती के दबाव में आ जाती है। मायावती 50-60 सीटें, 50-55 सीटें जीती थी, भाजपा 250 सीटें जीतती थी। 250 की सीटों की पार्टी जो है 50-55 सीटों की पार्टी की मुख्यमंत्री के नेता को मुख्यमंत्री बनाती थी अपने समर्थन से। बाद में गिरा देती थी सरकार, लेकिन 6-7 महीने, साल भर तो मुख्यमंत्री रहती थी वो। आज स्थिति क्या है? आज वो न तो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है, न वो भाजपा से गठजोड़ करने की स्थिति में है। इसके बावजूद उनका समर्थन आधार उनसे हट रहा है और इसके बावजूद उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कर रही हैं। तो ये बहुत उनकी स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। उनकी छवि काफी खराब हो चुकी है मायावती की। तो अब उनको देखना यह है कि वो पहले अपनी छवि कैसे सुधारें। जब किसी नेता के इरादों पर शक किया जाने लगे तो उसके लिए सबसे बुरी बात होती है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें इस तरह की बड़ी पार्टियों की भी थोड़ी सी, तेलंगाना के चुनाव में भाजपा के इरादों के बारे में बात ये थी कि इन्होंने चंद्रशेखर राव की पार्टी से खुफिया समझौता कर रखा है। बंडी संजय कुमार को जिस तरह से अध्यक्ष पद से हटाया गया वगैरह वगैरह, तो उसमें तो फिर उसके बाद एक जब शक हो जाता है शुरू, तब फिर मुश्किल होता है उसको सुधारना। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में ही प्रश्न कर रहा था। आज कुछ-कुछ घटनाएँ घटी कि जो अखिलेश यादव हैं,
वो जयप्रकाश नारायण की जो एक मेमोरियल बनाया, वहाँ जाकर श्रद्धांजलि देना चाहते थे, क्योंकि आज जेपी की जयंती है और सरकार ने उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया, ये कहकर कि वहाँ पर अभी चीज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है। तो एक टसल की स्थिति बनी। और एक चीज़ उसमें ये भी हुई है कि जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ होगा, जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी। तो कुल मिलाकर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में अभी जो चल रहा है, उस पे हम किस तरह की एक समझ बना सकते हैं? देखिए, इसमें है क्या कि मौजूदा राजनीति में उदारता पूरी तरह समाप्त हो गई। ऐसे से आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, तो ऐसे मौके पे अगर कोई जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करना चाहता है, श्रद्धांजलि करना चाहता है, तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वहां मान लीजिए कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था, तो निर्माण कार्य को स्थगित करके वहां पर कार्यक्रम आयोजित होने देना चाहिए था। खुद भाजपा को भी उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कोई अखिलेश के नेता थोड़ी ना है, भाजपा भी उनके नेतृत्व में काम कर चुकी है, जनसंघ वाले उनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं। एक जमाने में जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती थी, गांधीवादी समाजवाद को। तो उसमें अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि सत्ता पक्ष में और विपक्ष में दुश्मनी है। जैसे दिल्ली में हुआ, जिसकी हमने शायद कल कहीं चर्चा भी की थी, अब शायद इसी अपने ही मंच पे चर्चा की थी, जब आतिशी को मुख्यमंत्री के घर से निकाल दिया गया। तो अगर उनके आवंटन में, अलॉटमेंट में कोई तकनीकी कमी थी, तो मुख्यमंत्री घर में रह भी सकती थी और साथ में उस तकनीकी कमी को दूर भी किया जा सकता था। उसके लिए मुख्यमंत्री के सामान को बाहर फेंकना और उसमें 2-2 ताले जड़ना, ये कहाँ की उसमें बात रही। अच्छा, जो पार्टियां समझती हैं कि उनके इस प्रकार के कामों से जनता में कोई बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है, यानी जनता में बड़ी जबरदस्त रूप से भाजपा की पीठ थपथपाई जा रही होगी कि आपने बड़ा बढ़िया काम किया, ये कि आपने आतिशी के से मुख्यमंत्री आवास छीन लिया। मुझे तो नहीं लगता भाजपा के एक कट्टरपंथी समर्थकों का एक छोटे से दायरे को छोड़कर भाजपा के ही वोटरों में इसके प्रति ऐसी कोई प्रशंसा की भावना मैं नहीं मानता हूं कि पैदा हुई होगी। इसी तरह अखिलेश को आपने लोकनायक की प्रतिमा पर अनावरण नहीं करने दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे उल्टा भी हुआ। अखिलेश ने एक दूसरी जगह प्रतिमा लगा के उसका माल्यार्पण कर लिया और वो ज्यादा बड़ी खबर बनी। कहीं भाजपा को तो लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कोई खबर बनी नहीं, अखिलेश को ही खबर बनी। तो ये इन चीजों का हमेशा नुकसान होता है। नेता लोग, सत्ताधारी लोग समझते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया है। ये सब जिसे कहते नहीं कि दूरंदेशी के अभाव में किए जाने वाले काम है। एक आखिरी प्रश्न इस बात से संबंधित है कि मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस ने भी एक कटाक्ष किया, एक आरोप लगाया कि जरूर मुख्यमंत्री के आवास में कुछ ऐसा रहस्यमय है जिसके कारण से आतिशी वहां जल्दी जाना चाह रही हैं, वगैरह वगैरह। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है दिल्ली में, तो ये घातक होगा किसके लिए, भाजपा के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए? कांग्रेस ने अगर मजबूती से चुनाव लड़ा और उसका वोट प्रतिशत 15% के पास पहुंच गया, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या चुनाव बुरी तरीके से फंस जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जिस तरह 2 बार सुपड़ा साफ कर चुकी है भाजपा का, उस तरीके से नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी भाजपा को तभी हरा सकती है जबकि कांग्रेस को केवल इतने वोट मिले कि उसको कोई भी सीट ना मिले, सीटों का कन्वर्जन ना हो उसके पक्ष में। क्योंकि जैसे ही 15-16% वोट मिला कांग्रेस को, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के वोटों में कम से कम 10-11% की गिरावट आ जाएगी और वो भाजपा को मौका मिलेगा उसके पास पहुंचने का। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।